नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीपीएसपी, जो कि पॉलिटी का काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर माना जाता है। ये वैसे तो भाग ये 4 है, ठीक है, लेकिन काफ़ी ये इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है पॉलिटी में, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आर्टिकल 36 से 51 तक हम इसमें डिटेल में जाएंगे, देखेंगे एक एक आर्टिकल को कि इसमें क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या बताया गया है। और एक एक आर्टिकल इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी लिहाज से। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो ठीक है, मैं अब सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख सकते हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका अर्थ होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी आर्टिकल्स आते हैं, इनमें हमने ऐसी चीज़ों के बारे में बात किया है कि जो कि एक अच्छे राज्य के लिए, एक सुशासन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और क्या क्या इनमें बात किया गया है, ये हम अब डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डीपीएसपी जो है, ये हमने लिया कहाँ से है, क्योंकि आपको पता है होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने हर एक चीज़ को अलग अलग देश से लिया है। तो ये क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि डीपीएसपी जो है ये कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, ये आयरलैंड से लिया गया है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कांस्टेबल में और लेखपाल में 100% चांसेस हैं। इवन सीएपीएफ में भी, जो कि यूपीएससी हेल्ड करती है जिसका एग्ज़ाम, उसमें भी ये प्रश्न आ चुका है। तो इसलिए थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा, ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड से कहाँ लिया गया है? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अगर थोड़ा सा और डीप में चला जाएगा ना, तो वो ये पूछ सकता है कि आयरलैंड ने कहाँ से लिया था। तो ये थोड़ा सा आप लोग मतलब ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर डीप में चला गया तो पूछ सकता है वो, क्योंकि आयरलैंड मोस्टली सबको पता रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्पेन, यानी कि आयरलैंड ने कहाँ से लिया? तो स्पेन से लिया था। तो ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा फंडामेंटल राइट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ कि फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में मतलब अंतर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फंडामेंटल राइट को एफआर से डिनोट करूँगा, और यहाँ पर डीपीएसपी, ठीक है। ये पार्ट 3 है और ये पार्ट 4 है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से फंडामेंटल राइट जो है ये न्याय योग्य है। अभी मैं बता रहा हूँ न्याय योग का क्या मतलब है। न्याय योग्य, न्याय योग का दोस्तों अर्थ यहाँ पर ये हो जाता है कि हम हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है, अगर कोई छीनता है, मान लीजिए स्टेट अगर कोई गलत नियम कानून बना करके छीनती है, तो मैंने आपको बताया था कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हैं 32 के तहत, ठीक है। आपको याद होगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया है। या तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। तो ये इसको मतलब याद रखिएगा कि ये न्याय योग्य है, ठीक है। वहीं अगर डीपीएसपी की आप बात करेंगे तो ये गैर न्याय योग्य है, गैर न्याय योग्य। क्या अर्थ है इसका? तो इसका अर्थ इतना है कि डीपीएसपी में जो भी बातें कही गई हैं वो एक मतलब बढ़िया राज्य का परिकल्पना करता है, ठीक है। लेकिन उसमें कहीं पर भी ये दिया नहीं है कि आप इन चीज़ों को मनाने के लिए आप किसी के ऊपर बाउंडेशन लगाएंगे, ठीक है। लोगों के ऊपर है, माने ना माने। वैसे मेरा मानना है कि मानना चाहिए सभी को, ठीक है। बट अगर कोई आदमी नहीं मानता है डीपीएसपी की बात, तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बस इसका इतना ही मतलब है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पर अब बात करूँगा आर्टिकल 38 की। आर्टिकल 38 ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि
कानून कुछ इस प्रकार से बने कि असमानता खत्म हो। ठीक है, असमानता मतलब जैसे मान लीजिए हमारे हमारे समाज में कई स्तर पर कई जगह पर असमानता विद्यमान है। इसको ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 38 की बात की गई है। ठीक है, इतना आप इसे याद रखिएगा। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, असमानता ख़त्म करने के लिए। ये तो 38 की बात हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे 39 की। 39 में हम देखेंगे कि 39 में वास्तव में क्या चीज़ कहा गया है या फिर किस चीज़ की बात की गई है। तो 39 में हम जाने से पहले थोड़ा सा जैसे मान लीजिए कि 38 है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि 38 में असमानता को ख़त्म करने की बात की गई, यानी कि हम इक्वेलिटी की बात इसमें करेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि राज्य में लोक कल्याण अभिवृद्धि जो है, यानी मानसिकता जो है वो होनी चाहिए लोगों के बीच में। ठीक है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि होनी चाहिए। ठीक ना। फिर 39 हम देखते हैं। 39 में क्या है, तो सरकार को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछता है समान कार्य के लिए समान वेतन। मीन्स कि अगर कोई महिला है और अगर कोई पुरुष है, दो लोग अगर ऑफिस में काम करते हैं, दोनों लोग 8 घंटा काम करते हैं, तो अब ये नहीं कह सकते हैं कि पुरुष को हम 10,000 रुपये देंगे और आप महिला हैं तो आप 8,000 रुपये ले लीजिए। ये गलत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और आर्टिकल 39 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ साथ आर्टिकल जो 39A जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, इसकी बात करता है। ये भी 39 में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक कि मतलब DPSP के जितने आर्टिकल्स हैं ना, देखिए 36 से 51 तक हैं, सबको आप रट लीजिएगा। रटना क्या है, मतलब आप 4-5 बार अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 38, 39, 40 एक सेक्शन में कर लीजिए, फिर 41, 42, 43, 44 एक सेक्शन में कर लीजिए, फिर 45, 46, 47, 48 तक एक सेक्शन में ले लीजिए, फिर 49, 50, 51 एक में ले लीजिए, बस हो गया। ठीक है, फिर आर्टिकल 40 आता है, अनुच्छेद 40। ये क्या कहता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, ये इसकी बात करते हैं। फिर 41, 41 में क्या है, काम पाने के लिए शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी के दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार ये कहता है। जैसे मान लीजिए कि आपको लोक सहायता नहीं मिल रही है, आपका उम्र ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप हैं तो फिर भी समाज का हिस्सा हैं, तो ये मतलब आपको अधिकार है कि आप लोक सहायता पा सकते हैं। ठीक है, यानी कि बीमारी और बुढ़ापा की दशा में लोक सहायता।
लोक सहायता। ठीक है, अब यहाँ से अब हम सीधे बात करेंगे आर्टिकल 44, जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है ये। और ये भारत के समस्त क्षेत्र में समान सिविल संहिता, वो बस इतना ही पूछेगा कि समान सिविल संहिता की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो आपको बताना होगा 44 है। ठीक है, समान सिविल संहिता। ठीक है, कॉमन सिविल लॉ, सॉरी कॉमन सिविल कोड होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। फिर हम यहाँ से फिर हट करके बात करेंगे किसकी, तो हम बात करेंगे अब आर्टिकल 48। ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 48 ये क्या कहता है, गाय बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि रोक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि गाय हैं, बछड़े हैं, जानवर हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कसाई खाने में ले जा करके इनको काट दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी दुधारू हैं, गाय हो गया, फिर भैंस हो गई, तो इनको आप मतलब ना काटें। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे कि बलि पर रोक, बस आप इतना याद रखेंगे ना कि 48 में बलि पर रोक है। ठीक है, तो गाय बछड़ा ठीक है, गाय हो गया, बछड़ा हो गया। ठीक है, दुधारू पशु, दुधारू पशुओं के बलि पर, के बलि पर रोक। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और रखना, याद रखना है कि इनके हम जो उनकी जो जो उनके नस्ल होंगे, उनके हम उत्थान की भी बात करेंगे इस आर्टिकल में। ठीक है, यानी कि नस्लों में सुधार, नस्लों में सुधार। ठीक है, देख लीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब आर्टिकल 48A, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों का जीवन के लिए संरक्षण। ठीक है, पर्यावरण को बेहतर बनाने एवं जीवन के लिए संरक्षण। इतना याद रखिएगा। ठीक है, 49 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 50 इम्पोर्टेंट है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव। ठीक है, कार्यपालिका का न्यायपालिका अलगाव। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी एग्जीक्यूटिव जो बॉडी होंगी, ठीक है, वो न्यायपालिका कि किसी भी फैसले में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि अगर न्यायपालिका ने जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट हो गया, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसने अगर कोई फैसला दे दिया है, तो कार्यपालिका को इतना अधिकार नहीं है कि वो उसके फैसले को काट दे, चाहे उसके फैसले में परिवर्तन कर दे, चाहे कुछ भी। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 50 इसमें डाला गया है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव। फिर इसका जो अंतिम जो आर्टिकल है वो है 51। ठीक है, इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रमोशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा।
जो भी इंटरनेशनल लेवल पर जो सिक्योरिटी की जो बात करते हैं हम, वो इसी में बात किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 36 से लेकर के 51 तक जो भी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल थे जो कि लेखपाल में और कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, उनको मैंने कवर किया है। अगर आप चाहें तो एक बार किताब से भी मतलब हल्के हल्की नज़र से जो भी आर्टिकल जो बच रहे हैं, वैसे वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा कहना ये है कि आप उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब सही रहेगा। तो देखिए, हमने बात किया फंडामेंटल राइट का। ठीक है, फंडामेंटल राइट का बात किया हमने पार्ट 3 में। फिर हमने बात किया डीपीएसपी का पार्ट 4 में। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी। अब इसके आगे जो है फंडामेंटल ड्यूटी की हम बात करेंगे, तो उसको मैं कल अलग सेशन में लेकर के आऊँगा। तो ये क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटी, ये कहाँ से लिया गया था, ये रसिया से है, मतलब रूस। एक मिनट गलत हो गया। ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, यूएस से। डीपीएसपी कहाँ से है, तो आयरलैंड है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एफडी की बात करेंगे, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी की, जो कि भाग 4 को में बात किया गया है। ठीक है, ये कहाँ से है, तो ये रूस से है, रूस या रसिया। ठीक ना, इसको आप याद रखिएगा, ये तीनों मतलब इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट ये पूछ लेगा ना कि लिखवाल में और कांस्टेबल में तो कन्फर्म है, डायरेक्ट ही पूछेगा कि बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है, तो बताइएगा रूस से लिया गया है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और कल हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी की जल्दी जल्दी, और फिर उसके बाद हम तब यूनियन की बात करेंगे पार्ट 5 में अच्छे से इत्मीनान से। और क्या है कि मैं यूनियन को यानी कि संघ को और राज्य को एक साथ मतलब जोड़ करके मैं पढ़ाऊँगा, ताकि आपको आर्टिकल याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मिलता हूँ फिर मैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किया करिए आप लोग। ठीक है, नमस्कार।